नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद विष्णु में। आज हम कक्षा 7वीं की विज्ञान विषय की एक पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 ऊष्मा इसके सभी प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को समझते हैं, उनके उत्तरों को जानते हैं। तो यहाँ हमें ठंडी व गर्म चीजें क्यों लगती हैं इस बारे में पूछा गया है, इसको हम भर लेंगे। ये ऊष्मा और ताप के परिवहन के कारण। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ से हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, आप बर्फ के एक टुकड़े को गर्म पानी के गिलास में डालिए, निम्न में से ऊष्मा प्रवाह की दिशा को सही दर्शाता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, कुछ जंतुओं के शरीर का ताप निम्नानुसार है। ठीक है, मतलब मैं थर्मामीटर रीडिंग अनुसार शरीर का वर्तमान ताप दिया है, बताइए इनमें से किसको हुकार है। ठीक है, तो सामान्य ताप और शरीर का ताप अभी दिया है, तो इनमें से हम ये चेक देख लेंगे कि किसको हुकार है। ठीक है, तो यहाँ पर सामान्य ताप से भेड़ और खरगोश दोनों का ताप अधिक है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा, भेड़ और खरगोश को बुखार है। अगला देखेंगे तीसरा, बूझू ने मेले में दुकान से बर्फ का गोला खरीद कर खाया, उसके बाद वह कुछ और गोले खरीदकर दूसरे दिन खाने के लिए ले गया। उसने देखा कि बर्फ के गोले तेजी से पिघलने लगे, तो बर्फ के गोले को पिघलने से बचाने के लिए बूझू को क्या करना चाहिए। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। विकल्प बी, बर्फ के गोले को जूट के कपड़े में लपेट कर रखना, तो जूट के कपड़े में लपेट कर वो पिघलने से बचा सकता। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा, प्रयोग में छात्र बर्फ का एक टुकड़ा धातु की प्लेट पर रखता है तथा दूसरा बर्फ का टुकड़ा लकड़ी की प्लेट पर रखता है। कुछ समय बाद धातु की प्लेट में रखा टुकड़ा लकड़ी की प्लेट की अपेक्षा जल्दी पिघलने लगता है, निम्न में से उसका सही कारण क्या है। तो विकल्प ए उसका सही कारण है कि धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा उस पर जल्दी पिघलने लगा। अगला प्रश्न है, थल समीर किसे कहते हैं। तो समुद्र की ओर लौटने वाली वायु को हम थल समीर कहते हैं, तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर की परास कितनी होती है। विकल्प ए सही है, 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है 7वां, मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मनुष्य का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति है ना। ऊष्मा, पहला प्रश्न है, ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। अगला है, रबर, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक पदार्थ। तीसरा, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। चौथा है, समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली वायु समुद्री समीर कहते हैं इसको। पांचवा, सूर्य से हम तक ऊष्मा आने वाले प्रक्रम को हम विकिरण कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उन परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण प्लास्टिक और लकड़ी, ये ऊष्मा के कुचालक हैं। अगला है तीसरा, आपके आसपास पाई जाने वाली ऊष्मा की कुचालक, चालक तथा कुचालक वस्तुओं के नाम। तो चालक है वस्तुएं है लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा। कुचालक लकड़ी,
रबर, प्लास्टिक और कागज, ये सभी कुछ अलग वस्तु। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न, क्या डॉप्लर थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों नहीं? तो डॉप्लर थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि पारे में छोटे परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता तथा स्थिरता है, जो कि अन्य धातुओं में ऐसा नहीं। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा, क्या डॉप्लर थर्मामीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान मापा जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? तो डॉप्लर थर्मामीटर से बर्फ का तापमान नहीं मापा जा सकता, क्योंकि इसकी रेंज 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जबकि बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसलिए नहीं नाप सकते हम डॉप्लर थर्मामीटर से बर्फ का तापमान। अगला है छठवा, यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट के वस्त्र का उपयोग करें तो क्या होगा? सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र पहनने पर हमें ठंड अधिक लगेगी, क्योंकि टेरिकॉट गर्मी को अच्छी तरह से नहीं रोकता है। अगला है सातवां लघुत्तरीय प्रश्न, कागज के बने प्याले में पानी गर्म करने पर कागज नहीं जलता है, जबकि पानी गर्म हो जाता है, क्यों? तो जब कागज के प्याले को उसमें पानी गर्म किया जाता है तो ऊष्मा चालन द्वारा पानी में चली जाती है, जिससे कागज का तापमान ज्वलन तापमान से तक नहीं पहुंचता है और कागज नहीं जलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां, बूजो ने समान आकार के कपड़े, जिनमें से एक का रंग पीला, एक का रंग सफेद, एक काले रंग का था, को धूप में सूखने के लिए एक साथ रखा। बताइए कि कौन से रंग का कपड़ा जल्दी सूखेगा और क्यों? काले रंग का कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, है ना, क्योंकि गहरे रंग के वस्त्र अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जबकि हल्के रंग के कपड़े जैसे सफेद ऊष्मा का कम अवशोषण करते हैं, उसे परावर्तित कर देते। अगला प्रश्न नवा, गर्म दूध का ताप मापने के लिए क्या प्रयोगशाला थर्मामीटर के स्थान पर डॉप्लर थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों? तो गर्म दूध का ताप मापने के लिए डॉप्लर थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह केवल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापता है, जो कि शरीर के तापमान से के लिए उपयुक्त है। गर्म दूध का तापमान इससे अधिक होता है या हो सकता है, ऐसा करने से थर्मामीटर टूट सकता है, तो इसलिए हमें प्रयोगशाला थर्मामीटर के स्थान पर डॉप्लर थर्मामीटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं गर्म दूध को नापने के लिए। 10वां प्रश्न है, बूजो ने देखा कि उसके घर में तलते समय तलने वाला बर्तन पर लकड़ी का हत्था निकल गया, तो बर्तन पकड़ने पर वह गर्म लगा। बूजो जानना चाहता है कि वह बर्तन सिरे तक कैसे गर्म हुआ और क्यों? तो जब बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह गर्म हो जाता है, क्योंकि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन में स्थानांतरित हो जाती है। लकड़ी का हैंडल ऊष्मा का कुचालक होने के कारण गर्म नहीं होता है, इसलिए हमें हैंडल पकड़ने पर गर्म नहीं लगता है, हैंडल हटाने बर्तन पकड़ने पर हमें गर्म लगता है। 11वां प्रश्न है, ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन और संवहन प्रक्रिया में अंतर बताइए। तो ऊष्मा का चालन वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु की गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, वह चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन प्रक्रम के द्वारा स्थानांतरित होती है। अगला है ऊष्मा का संवहन, जब कोई कण ऊष्मा लेकर चला जाता है और उसके स्थान पर अगला कण आकर ऊष्मा ग्रहण करता है, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं, जैसे जल का गर्म होना। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां, अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या के ऊपर एक जुड़े पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे और क्यों? अधिक सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल का चुनाव करेंगे,
क्योंकि दो कंबलों के बीच वायु की एक परत विद्यमान होती है जो हमें ठंड से बचाती है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 का, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो? तो भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए जिसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव है, किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में ईंटों का उपयोग किया जाए जो कि आजकल हमें उपलब्ध हो जाते हैं। 13वां प्रश्न का अभाग, बूझो को कक्षा के 10 बच्चों के शरीर का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर के उपयोग द्वारा मापने के लिए कहा गया। बताइए डॉक्टरी थर्मामीटर से ताप मापते समय बूझो को कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो पहली सावधानी, थर्मामीटर को प्रयोग में लाने से पहले और पश्चात एंटीसेप्टिक घोल में धो लेना चाहिए। दूसरा, सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा के सीध में होना चाहिए। चौथा, थर्मामीटर का उपयोग करते समय से बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। अगला भाग ब, क्या है इसका? डॉक्टरी थर्मामीटर का सचित्र वर्णन कीजिए। ये तो चित्र है डॉक्टरी थर्मामीटर का। तो डॉक्टरी थर्मामीटर की लंबी बारीक तथा एक समान व्यास वाली कांच की नली होती है, जैसा कि ये दिख रही है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है ना? बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली पारे की पतली चमकीली धारी बनी होती है। डॉक्टरी थर्मामीटर को से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के ताप को ही माप सकते हैं। अगला है समुद्री समीर तथा जल समीर को समुद्री समीर तथा थल समीर को सचित्र समझाइए। तो ये समुद्री समीर है। समुद्री समीर तटीय क्षेत्रों में दिन के समय जल से थल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को जल समीर कहते हैं। ठीक है, और थल समीर समुद्रीय तटीय क्षेत्रों में रात्रि के समय थल से जल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को थल समीर कहते हैं। और हम पाठ्य पुस्तक से इसके चित्रकों को बना लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 15वां, डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर लिखिए। प्रयोगशाला थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर, तो बस प्रयोगशाला थर्मामीटर वस्तुओं के ताप मापता है और डॉक्टरी थर्मामीटर केवल मानव शरीर का ताप मापता है। अगला, तापमान की सीमा -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसमें तापमान की सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। पारे को रोकने के लिए अवरोध नहीं होता है। इसमें बल्ब के पास छोटा अवरोध लगा होता है। पढ़ते समय सीधा रखना पड़ता है, इसको झुकाकर पढ़ते हैं। अगला है प्रोजेक्ट। अंकीय डिजिटल थर्मामीटर की सहायता से अपने 10 मित्रों के शरीर का तापमान नोट कीजिए। तो हम हमारे 10 साथियों का तापमान नोट करेंगे। हमने कुछ साथियों का तापमान हमने ये भर लिया है, तो इस प्रकार आप लोग भर सकते हैं तापमान माप पर। ठीक है, अगला प्रोजेक्ट है हमारा प्रोजेक्ट दूसरा, किसी डॉक्टर या निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए। डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए। यह जानने का प्रयास कीजिए कि तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किसी द्रव में क्यों डुबाते हैं। तो क्यों डुबाते हैं? संक्रमण से बचाने के लिए। तापमान त्रुटि को हम कम कर सटीक परिणाम के लिए। अगला है, तापमापी जीभ के नीचे क्यों रखते हैं? तो जीभ के नीचे तापमापी रखने शरीर का तापमान सटीक रूप से मापा जा सकता है, क्योंकि यह तापमान शरीर के आंतरिक तापमान के बराबर होता है। ठीक है, अगला है ग, शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुंह में शरीर के किसी अन्य भाग में भी रखा जा सकता है? तो हाँ, जब मुंह में तापमापी रखना संभव ना हो तो शरीर के अन्य भाग में भी इसको रखा जा सकता है। घ, शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है या अलग? शरीर के विभिन्न भागों का ताप अलग अलग है। ठीक है, इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों और दोनों प्रोजेक्ट को समझा। ठीक।